हरे कृष्णा। नमः शिवाय। आज के इस एपिसोड में हम अपने लाइफ को एक सुचारू, समृद्ध, शांत और ऊर्जावान बनाने के लिए एक नया कदम रखेंगे। और आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हमारी धारणाएं बनती है और जो धारणाएं बनती है उनसे हमारे डिसीजन और उन डिसीजन के क्या परिणाम आते हैं, यानी हमारी धारणाएं उनको कैसे प्रभावित करती है। और इनका निर्माण हमारी इस समझ के साथ शुरू होता है कि हम खुद धारणाओं की शक्ति को जानते हैं और ये भी समझते हैं कि ये वास्तव में हमारे जीवन को एक दिशा देने वाला तंत्र है जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमारे जो भी काम होता है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव रूप से प्रभावित करता है। हम बहुत ही जटिल और बहुत ही तरह की पर्सनालिटी हमारी रहती है और इस जीवन में कई सुविधाओं का यूज करते हैं और इन कंफर्ट चीजों को अचीव करने के लिए हमको बहुत सारे तरीके और बहुत सारी टेक्निक होती है और जिनके बारे में हमको कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। इसीलिए हम में से अधिकतर लोग सारा जीवन इस बात से अनजान होते हैं कि हम आज जो है वो कैसे बने। तो आप जानना चाहेंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हम आज जो है ना उस सिचुएशन में कुछ क्रिएटिव चेंज लाकर जीवन के उन सारे क्षेत्रों में हम सफल हो सकते हैं जो हमारी दृष्टि से कमजोर रह गए, मगर जिनमें आपका सफल होने की इच्छा हमारे मन में है। उनके बारे में आप क्या कर रहे हो? इजी तरीके से अगर हम कहें ना कि अधिकांश लोग तो ये जानते ही नहीं है कि इसमें चेंज कैसे लाया जाए। इस कारण वे अपने मन में सिर्फ एक ही मंत्र को जपते रहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं और वे इसके लिए ईश्वर के आशीर्वाद का भी मानते हैं, आभार। लेकिन हकीकत में वो ये नहीं जानते हैं कि वो अपनी कमियां छुपाने के लिए एक बहाना खोज रहे हैं, अपनी कमियों को ढक रहे हैं और वो अपनी सारी जिंदगी इसी तरह से गुजार देते हैं। तो जैसे ही हम खुद को अपने नकारात्मक विचारों, नेगेटिव थॉट से, और एक सीमित दायरा होता है जो सोचने का, वहां जो हम बेहोश होके पड़े हैं बस उन्हीं को सच समझते हैं, जो वातावरण ने आपको एक तरह से हिप्नोटाइज कर दिया है कि आप ऐसे ही हो और ऐसे ही रह सकते हो, उस सोच से आप बाहर निकले और खुद को नए विचारों से, आप पैटर्न से खुद को सम्मोहित कर लो और अपने मस्तिष्क का दायरा बढ़ाओ। और ये दायरा और ये विचार आपके पुराने सोच और पुराने विचारों से बहुत बड़ा होगा। तो आइए देखते हैं कि हम जैसे हैं वैसे कैसे बने। हमारे अंदर, जैसा कि मैंने कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पास असीमित पावर था, क्योंकि उस समय हमारे पास ऐसा कोई विचार नहीं था हम ये नहीं करते। पहले के 2 साल जीवन के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें बोल नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे पेरेंट्स हमें ये नहीं कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते या ये हम ये कर रहे हैं। इन 2 सालों में हम चलना सीखते हैं, कपड़े पहनना सीखते हैं, खाना आदि सीखते हैं और भाषा सीखते हैं। हाँ, एक लिमिटेड बातें आप जानते हो, लिमिटेड आपके पास वर्ड्स होते हैं, फिर भी ये समझते हैं कि हमारे माता पिता हमसे बात कर रहे हैं। तो हमारा जो माइंड होता है 5 भाषाएं बोलता है। डॉक्टर ली पुलोस ने ये चीज बोली है कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक हमारे मस्तिष्क की जो तरंगे होती है वो डेल्टा तरंगे 1.5 से 4 हर्ट्ज होती है। 2 साल में ये तरंगे थीटा बन जाती है 4 से 8 हर्ट्ज, और 6 से 12 के बीच में ये 8 से 12 हर्ट्ज बदलती है, और 12 साल से ये बीटा
12 से 14 हर्ट्ज बदलती है। तो जब किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते हैं तो क्या होता है, उनके जो मस्तिष्क की तरंगें होती है सबसे धीमी डेल्टा, उसको वो डेल्टा हो जाती है। और जब सम्मोहित अवस्था में कोई व्यक्ति होता है तो उसकी 7.3 या 7 हर्ट्ज उसकी मस्तिष्क की तरंगें होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 2 से लेके 12 तक की अवस्था में हम सबसे अधिक सम्मोहित किए जाने अवस्था में रहते हैं। क्यों? क्या ये वो अवस्था नहीं होती जहां हमारे विश्वास आकार ले रहे होते हैं, हमारा आत्मसम्मान क्या है, हमारी विचार क्या है, वो सब बन रही होती है। तो जैसे ही हम अपने आप को अपने अंदर जमे नेगेटिव थॉट से रिलीज करते हैं और पॉजिटिव थॉट्स को हमारे अंदर जगह देते हैं, हम और ज्यादा पावरफुल विचारों के साथ, पावरफुल सोच के साथ खुद को तैयार करते हैं। 5वीं जो तरंग होती है ना, 4 तरंगे मैंने आपको बताई, और 5वीं जो तरंग होती है वो 40 से 200 हर्ट्ज होती है, जो गामा होती है। तो मेनली हम 2 तरीकों से सीखते हैं। एक तो जब हम छोटे होते हैं तो 2 तरीके होते हैं। एक तो हम पेरेंट्स का जो कर रहे हैं उनको देख के हम करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, हम वो सारे काम करते हैं कि माता पिता खुश हो। और दूसरा है कि हम सुविधा की ओर जाते हैं और असुविधा से दूर भागते हैं। हमको कंफर्ट जोन में रहना पसंद है, हमको कंफर्ट जोन को तोड़ना पसंद नहीं है। तो मेन बात यह है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम किसी खाली बर्तन की तरह होते हैं, और हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो अनंत होते हैं, और सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। 2 साल के होते होते कुछ सब सीखते हैं, धीरे धीरे भाषा का आधार निर्माण होता है, और हमको मिलने वाली सारी सूचनाएं, इनपुट हमें अपने पेरेंट्स से, हमारे बड़े भाई बहन रिश्तेदारों से मिलती है। और वे है ना हमसे अपनी राय साझा करते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, हमें अच्छा बच्चा बनने के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमको गंदा बनाए। 6 साल के होते होते हमको एक मजबूत राय बन जाती है जो हमारे सराउंडिंग में होती है कि हम कौन है, हमारी दुनिया कैसी है, हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, और हमारे मित्र कैसे हैं, और हमारे भाई बहन कैसे हैं। और इस समय तक हमारे मन में इन विचारों की नींव भी पड़ती है कि हम किन क्षेत्रों में अच्छे हैं और किन में अच्छे नहीं हैं। तो सबसे जरूरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ ना, इन सब बातों में इससे कोई लेना देना ही नहीं होता है कि आप वास्तव में कौन हो, आप में कितना कैपेबिलिटी है, आप कितने पावरफुल हो। सारी की सारी बात इस पर आकर टिक जाती है कि हमें किसके जैसा बनना है। हम किसी भी विचार के साथ दुनिया में नहीं आते कि हम क्या बनेंगे, नेता बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। ये सारे के सारे आंकड़े, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, हमारे ट्रेनर, हमारे रिश्तेदार, भाई बहन उस समय हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान रखता है, या जो हमारे लिए जिंदगी में आदर्श होता है, या जिनसे हमें डर होता है, उनसे हम ये सारी चीजें सीखते हैं। क्योंकि हमारे पास इनके विरोध में कोई सूचना ही नहीं होती, हमारे पास कोई इनके अपोजिट में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। वो जो बोलता है हम एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह सोखते लेते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए वो जो भी हमको बताते हैं हम उसको सच मान लेते हैं। फिर हम स्कूल जाते हैं, वह टीचर और ट्रेनर मिलते हैं, वो हमको बताते हैं, वो थोड़ा प्रैक्टिकल डिटेल में बताते हैं हम कौन है, हम कितने अच्छे हैं, किसमें बुरे हैं, क्या हमें करना चाहिए, और हम उनको ले लेते हैं। तो जो ये खुद के साथ हमारी एक खुद के साथ धारणा होती है ना, इन सब अनुभवों से बनती है। उसी तरह जो हम खुद से बात करते हैं ना, वो इन धारणाओं को बनाता है और तय करता है। हमारी जो खुद के प्रति विचार है, ये हमारे पेरेंट्स से अन्य लोगों के जो कहते हैं उनके आधार पर नहीं बनती है। हम इनका क्या मतलब निकालते हैं, उसके बारे में क्या अनुभव करते हैं, उसके आधार पर बनेगी। जैसे हम सीखेंगे कि भाषा का उद्देश्य क्या है, मेन टारगेट कि हमारे मन में कुछ एक पिक्चर बनती है। जैसे बोले एप्पल, एक एप्पल की पिक्चर बन गई, एलिफेंट एक एलिफेंट बन गया, गरम
गरम का बन गया, नींबू का खट्टापन मुंह में खट्टापन चला गया। तो ये सारी की सारी पिक्चर कुछ इमोशन के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये हमारे अंदर में जो बातचीत चलती है कि कोई भी पिक्चर और उसके जो उससे जुड़ी हुई जो इमोशंस होते हैं, जैसे नींबू के खट्टेपन के साथ जुड़ा हुआ जो इमोशन है, वो सब हमारे अवचेतन मन में बनता है। और ये जब इसी तरह सारी बातों के पिक्चर्स हमारे अवचेतन मन में रहते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा जो फ्यूचर होता है उसमें हमारा जो व्यवहार होता है वो इनको प्रभावित करता है। क्या आपने किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे के शब्दों को पूरा करते हुए देखा है, या बच्चे का होमवर्क करते हुए देखा है, स्कूल में बच्चों के प्रोजेक्ट में मदद करते हैं? हाँ, वो उसको एक छोटा बच्चा समझ के उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन उनको भी लगता है कि ऐसा करने से उसकी नजरों में एक अच्छे माता पिता बनेंगे। लेकिन इसका कुछ उल्टा भी होता है। बच्चा सोचता है, माँ बाप को ऐसा लगता है कि मैं अकेले कर ही नहीं सकता, इसलिए ये मेरी मदद करते हैं, तो चिंता क्यों करे, कर देंगे, ये हर जगह आके ये मदद कर देंगे। और इस तरह वो उस बच्चे की जो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की प्रोसेस है, वो अगर आप उसको पहले बार निकाल दो तो वो मर जाएगी, लेकिन जब वो लड़के उस झिल्ली से बाहर निकलती है तो वो तितली के पंखों को मजबूत करती है। लेकिन पेरेंट्स यहाँ बिना जरूरत की मदद हर छोटे छोटे काम में बच्चों की करते हैं, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। अगर बच्चों के काम पे आप विश्वास रखो, उनको अपना काम खुद करने की छूट दो, तो पेरेंट्स उनके लिए एक सोचने की आदत को शुरू से ही डेवलप कर देते हैं। वो काम करने कैसे करूं उसके बारे में तो आप सोचने का उन्हें टाइम ही नहीं दे रहे हो, आपने ही जाके कर दिया। मेनली हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा खुद के साथ जो बातचीत होती है ना, ये हमारी धारणाएं बनाता है। और ये बातचीत होती है खुद को देखने का। जैसे हम मन में सोचते हैं हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत है, ये सही है, ये कैसे बनता है? ये सब का सब हमारे पेरेंट्स और उन लोगों के द्वारा हमारे ऊपर थोपे गए विचार होते हैं जब हम छोटे होते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो हर तरह के डिसीजन आपके आसपास के लोग जिस फील्ड में होते हैं वो आप पे थोपते हैं। तो हमारे मन में जो ये धारणाएं बनती है, ये उन सब का मिल के जो बनता है वो हमारे अंदर चला जाता है। लोग हमारे बारे में जो बताते हैं, हमारे पास हजारों धारणाएं आती है, हजारों। खेल के मैदान का अलग, हस्बैंड वाइफ का अलग, पेरेंट्स का अलग, रिश्तों का अलग। हमारी जो खुद के प्रति धारणा होती है और हम किसी भी क्षेत्र में जो अच्छा करते हैं, वो इस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे हम में से लोगों को ये सिखाते हैं कि कड़ी मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, और एक बार हमारा जब सफलता मिल जाती है तो फिर हम हर जीवन के हर क्षेत्र में आगे उन्नति के बारे में सोचते हैं, और फिर हम धारणाओं को और ज्यादा मॉडिफाई करते हैं, और डिफाइन करते हैं, और करते हैं। सौभाग्य से इस तरह से काम नहीं करता है। यहाँ हम निर्देश, प्रशिक्षण और अभ्यास के महत्व को कम नहीं आंकते, मगर कारण और प्रतिक्रिया में मुख्य रास्ता यही है कि आपकी खुद के प्रति धारणा ही आपके प्रदर्शन का स्तर निर्धारित करती है। 1954 से पहले दुनिया के सभी जो दौड़ने वाले थे वे इस सच्चाई को मानते थे कि किसी भी आदमी के लिए 4 मिनट से कम समय में 1 मील की दूरी पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे का कारण ये था कि आदमी ने स्टॉप वॉच का आविष्कार के बाद किसी भी व्यक्ति ने 6 मिनट से कम समय में 1 मील की दूरी तय नहीं की थी। बहुत लोगों ने सेकंड के 10वें हिस्से के पास आए, मगर 4 मिनट से टाइम कम नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? मेडिकल का एक स्टूडेंट था, रॉजर बेनिस्टर।
वो पहला व्यक्ति बना जिसने 1 माइल की दूरी सिर्फ 4 मिनट के अंदर पूरी कर दी। और इसके बाद क्या हुआ, अगले 3 साल में 16 लोगों ने 4 मिनट से कम में ये दौड़ पूरी की। तो इसमें कोई उनका कोच बदला नहीं, उनकी दौड़ बदली नहीं, उनके जूते बदले नहीं, उनका रेसिंग ट्रैक नहीं बदला, दौड़ने का तरीका नहीं बदला। सिर्फ वो एक धारणा बन गई कि वो बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और वो दौड़ उन्होंने 4 मिनट में पूरी कर ली। तो जिस दिन आप धारणा बदलोगे उस दिन आप भी कुछ न कुछ ऐसा अचीव कर लोगे जो आप नहीं चाहते आप कर, जो आप नहीं सोच सकते कि आप ऐसा कर पाओगे। हमारी जो ये खुद के प्रति धारणा होती है, जो खुद के प्रति अवधारणा होती है, उसका मतलब है हम खुद को जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में कैसा देखते हैं। जैसे ये पिक्चर पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, हमारी धारणाएं बदलती है, और उसी के हिसाब से हमारा जो प्रदर्शन है उसका स्तर भी सकारात्मक या नकारात्मक रूप से बदलता है। तो अगर हमको अच्छा परफॉर्म करना होगा जिंदगी के किसी भी फील्ड में, तो हमको अपनी खुद की धारणा बदलनी होगी। हमें अपने अंदर इस तरह की प्रतिक्रियाएं विकसित कर लेते हैं जो हम उस स्तर तक पहुंचने में, कि जो हम वास्तव में है, हमको वहां तक पहुंचने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसीलिए आप धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने आप में परिवर्तन करिए। आइए अब अवचेतन मन की शक्ति और ये जो धारणा और खुद ये जो शब्द है ना, ये किस तरह से आपके ऊपर इफेक्ट डालता है। जो आपको एक असाधारण जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। जब शब्द सच्चे और संवेदनापूर्ण दोनों होते हैं तो दुनिया को बदलता है। ये भगवान बुद्ध ने कहा। 10 मेंढकों का एक ग्रुप था, झाड़ियों से जा रहे थे। 5 मेंढक एक खड्डे में गिर गए। दूसरे मेंढकों ने देखा खड्डा तो बहुत गहरा है, वो चारों तरफ इकट्ठे होकर खोने लगे। अब तो तुम सब मर जाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, बाहर आना पॉसिबल नहीं है। अब बचाने की कोशिश ही मत करो, तुम निकल ही नहीं पाओगे। 4 ने बहुत बार बाहर आने की कोशिश की, हार मान ली। पर एक मेंढक 3, 4, 5 बार ने पूरी ताकत लगाई और ताकत लगाता ही रहा। अब दूसरे मेंढक चिल्ला चिल्ला के उसको बताते रहे, अरे भाई बहुत इम्पॉसिबल है, नहीं निकल सकते। दूसरों को भी कह रहे थे मत करो। दूसरों ने सुन लिया, पर वो एक मेंढक था, वो कूदता रहा और आखिर में उसने एक ऐसी छलांग लगाई और गड्ढे से बाहर आ गया। सारे मेंढक इसको देख के आश्चर्यचकित, इम्पॉसिबल। लेकिन आप जानते हो क्यों कामयाब हुआ? क्योंकि वो मेंढक बहरा था, और जब वो गड्ढे के अंदर था तो कुछ भी सुन पाने में असमर्थ था। उसने सोचा बाहर खड़े उसके दोस्त थे, उसका हौसला अफजाई कर रहे हैं। मानो आप एक एग्जाम्पल देखो, आप एक दिन जागते हो, तरोताजा होते हैं, आप खाने के लिए या चाय पीने के लिए किचन में जाते हो। आपकी माँ आपको तो बोलती है, बेटा क्या तुम ठीक हो क्या, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। आप कहते नहीं मैं ठीक हूँ। फिर ड्राइंग रूम में भी आपके पिताजी वो बोलते तुम सुस्त लग रहे हो। फिर आपके दोस्त बोलते हैं तुम थके हुए लग रहे हो। लेकिन जब आपके फ्रेंड आपको बोलेंगे तो आप हाँ मैं ठीक था, लेकिन अब थोड़ी थकान लग रही है। यदि आप कुछ और लोगों से मिलते हो, वो यही चीज को दोहराते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप अब वास्तव में थके हुए फील कर रहे हो? तो इन दोनों चीजों का मतलब ये निकलता है कि आपके शब्द दूसरों को उतना ही प्रभावित करते हैं जितना वे आपको प्रभावित करते हैं। वे आपकी सफलता और खुशी के स्तर को प्रभावित करते हैं। यदि आप चारों तरफ देखते हैं तो आप अधिकतम लोगों को नकारात्मक शब्द और हौसला गिराने वाले शब्द प्रयोग करते देखते हैं। अब शायद ही जो एक दूसरे को लोग नीचे खींचते हैं, आप शायद ही ऐसे लोगों को देखते हैं जो वास्तव में स्नेह, देखभाल या प्रेरणा या सकारात्मक दिखाते हैं। एक औसत व्यक्ति होता है ना, जिसका माइंडसेट बहुत घटिया होता है, उसकी शब्दावली भी औसत और घटिया दर्जे की होती है। वे असफलताओं और क्या नहीं पाया है, क्या कमी है मेरे में, क्या नहीं है मेरे पास, उसी पे ध्यान देते हैं।
और जब आप नेगेटिव शब्दों का यूज करते हो खुद के साथ, उन्हीं का सोचते हो, तो आपका माइंड कुछ केमिकल्स को छोड़ता है जो आपके स्ट्रेस को लेवल को बढ़ाते हैं। और जब ये लंबे टाइम तक चलता है तो आपको डर पैदा होता है। शब्द आपके ब्रेन को चेंज कर सकते हैं और आपके फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। आप नेगेटिव शब्दों से ज्यादा अगर आप पॉजिटिव शब्दों का यूज करोगे तो आप पॉजिटिव काम करने के लिए खुद को प्रेरणा दे सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव शब्द आपके मस्तिष्क के केंद्रों को सक्रिय करते हैं। जो एक दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं और नॉर्मल जीवन जीते हैं, और दूसरे जो बहुत सफल है और असाधारण जीवन जीते हैं। आपको क्या लगता है इन दोनों में क्या फर्क है? उनके सोचने या तरीके में अंतर होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो है उनके वाक्यों का। कभी भी एक औसत और नेगेटिव व्यक्ति ऐसे पॉजिटिव वर्ड कभी नहीं बोलेगा जो जो सक्सेसफुल लोग बोलते हैं। जो लोग नॉर्मल भाषा यूज करते हैं वे सफलता और खुशी प्राप्त करते हैं। ये वाक्य न केवल आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाते हैं, बल्कि दूसरों को भी आप एक प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इस क्रिया में आप अधिक तालमेल बिठाते हैं, अधिक विश्वास पैदा करते हैं और उनसे बहुत ज्यादा बेहतर क्षमता प्राप्त करते हैं। तो हम आपसे आपके शब्द और आपकी आकांक्षाओं के लिए आप जो डेली के शब्द बोलते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। इसमें आप अपने शब्दों का ऐसा प्रयोग करिए जो आपके लक्ष्य, आपके मन की जो आकांक्षाएं, जो आप चाहते हो, उनकी सबकी ऊर्जा को एक ही रास्ते पे लाए। आपके शब्द, आपके इमोशन, आपके काम, आपकी भावनाएं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिर्फ आपको अपनी सोच में बदलाव लाना है। मैं आपको बताऊंगी आपको क्या शब्द यूज करने हैं जो आपको सफलता और खुशी के रास्ते पे लेके जाएगी। ये बहुत ही मैजिकल अभिव्यक्ति है और आप सोच नहीं सकते कि इन छोटे छोटे शब्दों से इतना बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी ब्यूटी है। कई बार क्या होता है ना, हम छोटी छोटी चीजों की ताकत को बहुत कम आंकते हैं, जो असल में हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आप अगले 7 दिनों तक इनमें से कुछ या सभी का उपयोग करें और अपने और दूसरों के व्यवहार में बदलाव लाएं, और उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखें। पहला शब्द आप यूज करना शुरू करिए, प्लीज। किसी और के प्रति करुणा, दया और विनम्रता दिखाना एक बहुत ही दुर्लभ गुण है, और इस बदलती दुनिया में एक किसी भी व्यक्ति को दूसरों के साथ अनुकूल होने के लिए एक दूसरे के प्रति दयालु है। तो प्लीज शब्द का सरल उपयोग सब कुछ बदलता है। हम क्या होता है, खुद से ही भरे हुए रहते हैं, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आप देखोगे ना, आप सिर्फ अपने बारे में बात करते हो, आपकी प्रॉब्लम, आपकी खुशी, आपका काम, आपकी बाधाएं, आपके सपने, आपके जो गोल है, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, जरूरतें, और ये वास्तव में कभी नहीं खत्म होने वाला किस्सा है। तो जब भी आप प्लीज शब्द का यूज करोगे, वो आपकी विनम्रता को दर्शाता है। आप दूसरे व्यक्ति को इज्जत दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, उसको आप महत्वपूर्ण दिखा रहे हो। प्लीज कहने से वो मतलब खुश होगा। ये कानों के लिए संगीत है। बहुत दिनों तक आप नेगेटिव तरीके से अगर बात करते हो, उसकी जगह आप प्लीज बोलोगे, ये वर्ड आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स भर देगा और आपको याद भी नहीं रहेगा आप नेगेटिव हो। तो आप जिन लोगों के करीब है, वे किसी भी स्ट्रेंजर से बात करते हैं,
तो आपके बदलता जो मूड होगा वो उनके साथ एक आपके करीबी रहने वाले लोगों के जो व्यवहार से आप किसी स्ट्रेंजर से बात करेंगे वो आपको आपका पर्सनैलिटी जाहिर करता है। अपनों के साथ तो इमोशन से बात करोगे, लेकिन हम किसी गैर लोगों के साथ प्रेम से बात करें, क्यों करें? आप ये सोचोगे। लेकिन हमें खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए सीखने का पहला कदम है कि हम कहाँ से शुरू करें। तो आपकी जिंदगी के दो है क्षेत्र, एक तो है आपका पर्सनल लाइफ और एक है बिजनेस लाइफ। अब देखो आप कहाँ गलत है और कहाँ ये प्रयोग यूज कर सकते हैं। दयालु बने। जब भी दया किसी चीज का हिस्सा बनती है वो उसे सुशोभित करती है। जब भी इसे किसी चीज से निकाल दिया जाए ये उसे कलंकित करती है। एक अच्छे शब्द का उच्चारण करना भी दान है। ये पैगंबर मोहम्मद का कही हुई बात है। इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं या एक बिजनेस के मालिक है। लोगों को मैनेज करना आपके काम के प्रति बहुत ही जरूरी है। ये वर्ड आपको प्रेम के साथ, नैतिकता के साथ दयालु बनाएगा। लक्ष्मी नंदन रावजी भाई मेहता एक व्यक्ति थे जो आभूषणों का व्यापार करते थे। 2-3 वर्षों में उन्होंने इतना अच्छा बिजनेस किया कि ईरान, रंगून वहां से ऑर्डर मिले। और एक दिन एक बंदा मोती बेचने के लिए आया। वो मोती उसके पास एक तीसरे व्यक्ति ने गिरवी रखा है। उसने लगा कि वो तो अब आएगा नहीं लेने के लिए, उसने उसको रावजी भाई मेहता के पास बेचने आया। उन्होंने कहा आप रंगून चले जाओ, वहां आपको अच्छी कीमत मिलेगी। लक्ष्मी नंदन मेहता थे, उन्होंने उस बिजनेसमैन को कहा आप रंगून जाके बेचो। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये खुद इतना प्रॉफिट कमा सकते थे और ये मेरे को बोल रहे हैं तुम कमा लो, क्योंकि खुद तो रंगून जाते हैं। तो उनका इतना बढ़िया व्यवहार देख के उस व्यापारी ने बोला कि मैं मोती नहीं बेचूंगा। अगले दिन एक बहुत अजीब बात हुई। वह व्यापारी जो मोतियों की मांग करता आया उन्हीं के पास, लक्ष्मी नंदन मेहता के पास, कि भाई जो जो व्यक्ति मेरे पास इसको गिरवी रखा गया वो वापस आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं, प्लीज मुझे वो मोती वापस दे दो। इस पर मेहता जी ने कहा आपने तो मुझे मोती बेच दिए और मैं इनको बाहर भेज के बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता, लेकिन मैं किसी और की उदासी का कारण नहीं बनना चाहता। तो ये लीजिए आप अपने मोती वापस ले लीजिए। और यही लक्ष्मी नंदन रावजी भाई मेहता थे। वो श्रीमद राजचंद्र के नाम से जाने जाते हैं आज भी। वो एक जैन कवि, दार्शनिक, विद्वान और सुधारक थे। वो इतने ज्यादा नैतिक थे कि रायचंद भाई नामक एक पूरा अध्याय महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। अब आप खुद को उसी स्थिति में रखकर कहो कि आप भी इतने दयालु होते हैं। जैसे कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है तो आप बोलते हैं ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। अब उसकी जगह आप बोलो कि मैं समझता हूँ भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे तरीके से इसको समझो। कोई आए कि मेरे को ये समस्या है तो आप बोल दो मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ। उसकी जगह आप बोलो प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी प्लीज बोल सकते हैं। किसी को आप बोलो इस तरह से मुझसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे, मैं तुमसे ये नहीं सुनना चाहती। उसकी जगह आप बोलो आपको क्या परेशान कर रहा है, मैं सुन रही हूँ। किसी को आप बोलो मैं तो तुम्हारी छोटी छोटी समस्याओं का ध्यान ही नहीं रखूंगा क्योंकि तुमको तो मेरी समस्याओं की परवाह नहीं है। उसकी जगह आप उसे ये बोल सकते हो कि मैं इसको ठीक से समझना है, मुझे मैं समझूं क्या है। तो आप इस तरह से प्लीज वर्ड को हर वर्ड के साथ यूज करो। दूसरा वर्ड है थैंक्स, धन्यवाद। थैंक्स मतलब आप किसी चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड हो, और ग्रेटिट्यूड की जो पावर है उसकी कोई बराबरी नहीं है। धन्यवाद आज तक का सबसे शक्तिशाली, महत्वपूर्ण और जादुई शब्द है। इसके आश्चर्य और प्रभाव को महसूस करना बहुत आभारी है, बहुत ही आसान है।
आप जिस भी चीज के लिए जिंदगी में खुद को आभारी महसूस करते हैं वो मदद करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये बड़े और बेहतर तरीके से अधिक चीजों को आपकी तरफ आकर्षित करने में मदद करता है। और अगर आप में ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है, किसी ने आपके लिए कुछ किया है, आप उसको धन्यवाद तो कहने की जगह आप उसी के पांव पांव तले जमीन खिसकाना चाहते हैं, तो आप जो खुशी, आपकी बुद्धिमानी, आपका सोशल काम और स्ट्रेस झेलने की ताकत, ये सब खत्म हो जाएगी। आपकी खुद की जो छवि है अपनी नजरों में, आपका खुद का सम्मान है, वो खत्म हो जाएगा। अकेलेपन की खुशी, आप नहीं रह सकते अकेले, क्योंकि आप किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड हुए ही नहीं है। सहन शक्ति आपकी, अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, और अगर आप ग्रेटिट्यूड हैं तो कोई भी स्ट्रेस को झेल सकते हैं। आपका बहुत अच्छा खुद की आत्म छवि बन जाएगी, सहन शक्ति और आपकी एनर्जी बढ़ेगी, बाहरी दुनिया के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि ये जो धन्यवाद है, ग्रेटिट्यूड है, ये सभी वरदानों को आपको प्रचुर मात्रा में दे सकती है। हाँ, लोगों को लगता है कि वो किसी को ग्रेटिट्यूड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वे खुद को इतनी नेगेटिव एनर्जी से देख रहे हैं कि वे अपने जीवन में चलने वाली अच्छी चीजों को देखने के लिए असमर्थ होते हैं। उन्हें पता ही नहीं कौन उनके लिए क्या अच्छा कर गया। यदि आप इस नेगेटिव लोगों में आते हैं ना, तो पहली बार आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा, मतलब, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल जाएगी। और यदि वास्तव में आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो बहुत तेजी से आपकी लाइफ को चेंज करेगी। कृतज्ञता हमारे अतीत का बोध कराती है, आज के लिए शांति लाती है और कल के लिए एक नई दृष्टि पैदा करती है। और अगर आपको ग्रेटिट्यूड बुक बनाइए, अपनी एक छोटी नोटबुक, डायरी, स्मार्टफोन में या अपने लैपटॉप में वो चीजें रखें जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड है। कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं आपने कुछ बड़ी चीज ली है। आपका मकसद है छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, क्योंकि लंबे समय तक ये चीजें आपको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करती है। आप एक आफ्टरनून में एक अच्छे लंच के लिए आभारी हो सकते हैं, अच्छे मौसम के लिए हो सकते हैं, मॉल में आपको पार्किंग मिल रही उसके लिए हो सकते हैं। 5 चीजों के साथ शुरू करिए, लेकिन एक बार जब आप इसका आनंद लेंगे तो आपको पास हजारों चीजें मिल जाएगी जिसके लिए आप हर दिन ग्रेटिट्यूड होते हैं। और रात को सोने से पहले ये टेक्निक करने के पीछे का ये इंटेंशन है कि आप बहुत ही पॉजिटिव विचारों के साथ सोएंगे। आप रोते बिसूरते हुए नहीं सोएंगे कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है उसका आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे, तो आपके जो अवचेतन मन है ये आपके अंदर सकारात्मक विचारों को बढ़ाएगा और अगले दिन आप बहुत ज्यादा ताजा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठेंगे। और ये इस टेक्निक से सबसे बढ़िया बात क्या होगा कि आपकी जिंदगी की कोई एक ऐसा हिस्सा है जिसमें आप खुश नहीं हो, तो अगर आप इस प्रैक्टिस को करोगे तो आप जीवन के उस हिस्से की तरफ मोड़ सकते हो। मान लीजिए आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप लिख सकते हो कि मेरी हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है उसका मेरे को भगवान ने एहसास कराया, उसके लिए मैं बहुत ही थैंक्स भगवान का करती हूँ। जैसे आपको कोई चीज अपनी तरफ आकर्षित करनी है, कोई चीज प्राप्त करनी है, उसके लिए आप ऐसे लिखो, अच्छे रिश्ते के लिए कि मैं उन लोगों के लिए आभारी हूँ जिनसे मैं घिरा हुआ हूँ, मैं उनसे चीजें सीख रहा हूँ जो मुझे एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करते हैं, वो हर कोई मुझे खुश कर रहा है, मेरी भलाई में योगदान कर रहा है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। उसी तरह आप धन के लिए भी कर सकते हैं कि मैं लगातार अपने और अपनी फैमिली के लिए धन कमा रहा हूँ, आकर्षित कर रहा हूँ और मुझे उनका समर्थन करने में, उनको सुख देने के लिए मदद कर रहा हूँ, मेरा धन निरंतर बह रहा है। अपने
जो भी मेरे लविंग फैमिलीज है, जो भी लोग है, उनको योगदान करने में मुझे बहुत आनंद आता है और मेरी इच्छा है हर कोई इसका अनुभव करे। धन्यवाद। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कि मैं हर दिन बहुत ही स्वस्थ और खुश रहता हूँ। मैं अपने जीवन को इस अद्भुत दिन के लिए आभारी हूँ जो मुझ में नया जोश और प्राण शक्ति ला रहा है। मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत फिट हूँ। आप ऐसा नहीं करो मेरा वजन कम है, नहीं, मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, वैसे करें। खुद की पर्सनल जो पिक्चर है उसके लिए, आत्म छवि के लिए, मैं जैसा भी हूँ उसमें खुश हूँ। मेरा खुद के लिए जो प्यार है उसे कोई नहीं हिला सकता। मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मैं अपने जीवन के कंट्रोल में हूँ। मैं मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में, और मैं हर दिन एक बेहतर अच्छा इंसान बन रही हूँ। थैंक्स। उस एक लाइन को लिख के नीचे थैंक यू। आप इनको करिए और मुझे पक्का यकीन है कि आप हर दिन अपने काम को अच्छे से करना शुरू कर देंगे। और दूसरा, माफी मांग लीजिए। माफ करने का मतलब है एक कैदी को मुक्त करना और ये फीलिंग पाना कि वो कैदी आप थे। हम जिंदगी में सबसे बड़ी गलती करते हैं, माफी का शब्द यूज नहीं करते हैं। हमें से ज्यादातर लोग अपने क्षमाशील व्यवहार के प्रति सचेत रहते हैं, लेकिन हमारा अहंकार है ना, हमें आई एम सॉरी कहने से और इस तरह आगे बढ़ने से रोकता है। इसके बजाय हम झगड़े, लड़ाई, बहस को बढ़ाते हैं और दूसरे लोगों से पहले माफी मांगने की प्रतीक्षा करते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। दूसरे आदमी का हम इंतजार करें कि वो पहले सॉरी बोले, खासकर जब रिश्तों में तनाव हो। हालांकि हमें एहसास नहीं होता है कि कितनी आसानी से अगर हम सॉरी जैसा मधुर शब्द मन की चोट को ठीक कर देता है और हमारी माफ करने और भूलने की आदत को बढ़ावा दे सकता है। ये आपसी समझ और विश्वास को बढ़ाता है और दूसरे व्यक्ति को अधिक कंफर्टेबल बनाता है आपके सामने। ये बंधन को मजबूत करता है। आज आप एक काम करिए, किसी के साथ आपका 5, 10 या 15 साल पहले झगड़ा हुआ था, क्या हिम्मत है आप में कि आप उस चीज के लिए एक सॉरी शब्द बोलेंगे? ये आपके अहंकार को पिघला देगा और जिस व्यक्ति का अहंकार पिघल जाएगा वो जिंदगी में कहीं से कहीं पहुंच जाएगा और दूसरे व्यक्ति का अहंकार भी पिघल जाएगा। आप किसी को जाके बोलो सॉरी मेरी गलती, बोले नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, मेरी भी गलती थी, लेकिन आप अकड़ के रहोगे तो वो भी अकड़ के रहेगा। ये प्यार में एक एंट्री करता है, प्यार भरे माहौल की। आप हमेशा याद रखो, प्यार और अहंकार एक जगह कभी नहीं रह सकते। जिंदगी में एक मुद्दा बना लो कि हर सांस में प्यार मेरे अंदर जाए और हर सांस में क्षमा मेरे बाहर आए। अहंकार को तोड़ना और दूसरे व्यक्ति को दृष्टिकोण को समझना आसान नहीं है। माफी मांगते समय 6 चीजों पर विचार करो। ये ऐसे शब्द नहीं होना चाहिए, मन में भाव होने चाहिए माफी मांगने के। ऐसे नहीं गए सॉरी, ऑनेस्टी से होना चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए। आप उनके विचार के लिए भी खुला नजरिया रखो। करुणा से निकलना चाहिए, अहंकार से नहीं। दूसरा पॉइंट, जैसे आप माफी मांगते हो वो आपको बातचीत के लिए रास्ता खोलता है। ये सहानुभूति को जगाता है, हिम्मत को बढ़ाता है। हम माफी इसलिए नहीं मांगते हैं कि हमने गलती की है या दूसरा सही है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप कुछ मुद्दों से, कुछ घटिया मुद्दों से ज्यादा रिश्तों को महत्व देते हैं। तीसरा पॉइंट, माफी मांगने से आप अपने इंटरनल जो रुकावट है उसको दूर करते हैं, जो अनजाने में आपको भीतर से नुकसान पहुंचा रही थी। किसी व्यक्ति के साथ, किसी अपने के साथ, किसी के साथ अगर एक किसी तरह का कटुता भरा माहौल हो जाता है तो वो आपको ब्लॉक करता है। आपके इस खेद महसूस करने पर दूसरा व्यक्ति खुशी से जवाब देगा, इसकी आप कभी उम्मीद मत करो। ये आपके लिए। हमेशा ये याद रखो कि सॉरी कहने का मतलब ये नहीं है कि अपराध बोध है।
और नहीं खुद को कमजोर समझना है। छोटे छोटे असंतोष को बिना किसी कारण मन में रखना हमें और दूसरे व्यक्ति को दुखी करता है, और सॉरी कहने से आप हमेशा ऊंचे आसन पर रखते हैं। आप देने वाली ऊर्जा है, आपको क्यों किसी से लेना है। सही समय का ध्यान रखें। जिस व्यक्ति के साथ आपकी गर्मा गर्म बहस हुई है, इसे ठीक होने में टाइम लगेगा और आपको भी थोड़े टाइम की जरूरत होगी, इसलिए अपना टाइम लो, माफी मांगो। इस तरह से आपकी माफी सही हो जाएगी। लेकिन हमेशा है ना, जो लेकिन शब्द साथ जोड़ते हैं ना, अगर कोई आपसे माफी मांगे और इस तरह की माफी मांगे कि मुझे खेद है लेकिन ये आपकी गलती थी, मुझे खेद है लेकिन मेरे इरादे आपसे बढ़िया है, मुझे खेद है लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए, ये नकली और आधा अधूरा और संवेदनशील है। लेकिन का यूज नहीं करें। खुद की बॉडी लैंग्वेज को सही रखें। लोग शब्दों को सिर्फ एक निश्चित सीमा तक सुनते हैं। बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव बातचीत में बहुत ही जरूरी होते हैं। जब भी आप सॉरी बोले, ये ध्यान रखें कि आप एक बहुत ही विश्वास के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ आप माफी मांगते समय आंख मिलाएं और उनसे बात करें। जैसे एक सिचुएशन है, आपने अपने एम्प्लॉय को उसकी गलती नहीं थी फिर भी चिल्ला दिया, फिर अभी आप बोलते नहीं हो कोई बात नहीं उसकी गलती नहीं थी, ठीक है नौकर है क्या करे, लेकिन आप उसे बोलो आई एम सॉरी, मेरे को लगा आपने गलती की थी, मुझे आपके ऊपर ये आरोप लगाने से पहले सब चीज पता कर लेनी थी। घर में चिल्लाए तो बोले सॉरी, मैं माफी चाहिए, मुझे मेरे थोड़ा टेंशन है, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। तो इस तरह से आप माफी मांगते हो, करते हो, तो आपके रिश्ते और ज्यादा सुदृढ़ होते हैं। फिर एक शब्द है कि मुझे तुम पे भरोसा है। भरोसा हर रिश्ते का आधार है, चाहे बिजनेस का हो, चाहे पेशे का हो। किसी पर विश्वास करना, उसके आत्मविश्वास का निर्माण करना और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, उन पर आपके प्रभाव को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा अधिकार है। भले आप कितनी भी बड़ी नौकरी कर रहे हो, आपकी कंपनी कितनी भी बड़ी हो गई हो, कुछ भी हो, आप ये समझ जाओगे कि आप पर किसी का भरोसा था जिसने आज आपको ये पोजीशन पे लेके आया। लेकिन दुर्भाग्य से आप इस शिष्टाचार को उन तक पहुंचाना भूल गए। आपके पर्सनल लाइफ में अशांति मुख्य रूप से विश्वास की कमी के कारण होती है। लगातार बेचैनी की हालत में रहना, हमेशा शक करना, आपके साथी के साथ रिश्ते को तनाव में डालती है, आपके व्यवहार को बिगाड़ती है। आप सिर्फ ये कह दो मुझे आप पर भरोसा है या मेरा आप पर विश्वास है, आप एक सकारात्मक आत्मविश्वास की भावना पैदा कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है आप अपने काम को प्रभावी ढंग से करवाने में सक्षम है। साथ ही आपसी समझ से, आप दोनों के प्यार होने से वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। एक इमेजिन करो, आपका बेटा एग्जाम में फेल होने के बाद घर बैठा है, बहुत सुस्त है, आंखें नहीं मिला रहा किसी से, रो रहा है, और आप उसके पास जाओ और उसके कंधे पे हाथ रखो, बेटा कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। तो उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट और जो विश्वास आएगा ना, उसकी आप कल्पना कर सकते हो। भरोसा करना यानी दूसरे में वो क्षमता देखना है जो वे खुद में नहीं देखते हैं, और उस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास को जगाना है। और ये एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों को मजबूती से जोड़ता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ये कहते वक्त दिल और आंखों में सच्चा भाव होना भी बहुत जरूरी है। और हमेशा याद रखो, वो व्यक्ति सिर्फ आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपकी शरीर की भाषा भी देख रहा है। किसी के अच्छे काम पे आप ये वर्ड भी बोलो, 5वां पॉइंट है, मुझे तुम पे गर्व है। ये कभी मत भूलना, एक व्यक्ति की सबसे बड़ी भावनात्मक जरूरत है सराहना महसूस करना। हर व्यक्ति 3 चीजों का भूखा है: स्वीकृति, अनुमोदन और प्रशंसा। प्रशंसा की विधि आपको अपने आसपास के लोगों के साथ संपर्क बनाने का मौका देती है।
आप उनके प्रयासों को सराहना करके सचमुच उन्हें धन्यवाद देना है। पिछली बार याद करिए आपने किसी को कब उसकी तारीफ की थी, जिसने आपकी मदद की थी। जरूरी नहीं है बहुत बड़ी बड़ी चीजें, आपको सबसे छोटी छोटी चीजों के लिए सराहना करनी चाहिए। वो जो आपके लिए अच्छा खाना बनाता है, वो जो आपके लिए ऑफिस में काम करता है एक्स्ट्रा। दूसरों की प्रशंसा करने के लाभ को जानने के बाद भी हम अपने व्यवहार में इन शब्दों से परिचित नहीं है, और यही कारण है हम उदासीनता और गुस्सा महसूस करते हैं। कभी कभी दर्द इस गुस्से और उदासी से और ज्यादा आगे बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आपके बेटे का रिजल्ट अच्छा नहीं है और आप उसको बोलो तुमने तो मुझे बहुत निराश किया। कल्पना करो आपका बच्चा किस स्थिति से गुजर और आपके ये शब्द है। किसी ने अच्छा काम नहीं किया ऑफिस में, आप बोले मुझे आपको इतना जरूरी काम नहीं देना चाहिए था। हो सकता है वो ऐसा एम्प्लॉय है जो आपकी कंपनी के लिए दिन रात काम कर रहा है। उसकी जगह आप बच्चे को ये बोलो, गलत वर्ड की जगह, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, मुझे तुम पे गर्व है। उस एम्प्लॉय के साथ बोलो जो सक्सेस नहीं हुआ था, उसे बोलो कि भाई अच्छे आप हम में से अच्छे व्यक्ति आपने बढ़िया कोशिश की, कंपनी को भी एक तरीका सीखा, आप पे गर्व है हमको। कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। हम लोगों की सराहना इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपनी अपेक्षाओं के साथ उनके व्यवहार या कार्यों की तुलना करते हैं, और ये मुख्य कारणों में से एक है। अपनी अपेक्षाओं को बदल दीजिए, सराहना करो, जल्दी आप बदलाव महसूस करोगे। और ये प्रशंसा करने की जो ये तरीका है, ये आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपके लाइफ में ऐड होगी। तो आपको प्रशंसा कैसे करनी है? पहले दिन जो आपके लिए खाना बनाता है उसको बताओ आप कितने जरूरी हो, आप कितना बढ़िया खाना बनाते हो। दूसरे दिन परिवार के सदस्यों में से उनकी तारीफ करिए। अगर आपकी माँ हाउसवाइफ है, पत्नी हाउसवाइफ है, उनको बताओ आप घर को कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हो। 9 to 5 काम करना जितना कठिन है, उससे कहीं ज्यादा कठिन काम तो ऑफिस में काम करना भी नहीं। ये आपको उन्हें बताना पड़ेगा। बच्चों को बोलो कि कितना प्रेशर है इस एज में, स्कूल जाते हो आप, कितने प्रेशर से लाइफ स्टाइल से गुजरते हो, कितनी मेहनत करते हो। अगर बच्चे नहीं है तो आप अपने प्यार और देखभाल के लिए अपने पार्टनर की तारीफ कर सकते हो, पड़ोसी रिश्तेदार की कर सकते हो। अपने ऑफिस में काम करने वाले को बताओ कि आप कितने मेहनती हो। 5वें दिन अपने फ्रेंड लोगों को बताओ कि आप कितने अच्छे हो। और 6ठे दिन अपने नौकर, ड्राइवर या चौकीदार, उनकी प्रशंसा करो कि आप कितनी अच्छी सेवा दे रहे हो। और 7वें दिन आप जिस लाइफ स्टाइल में जी रहे हो उसके लिए उस परम पिता परमेश्वर की तारीफ करो जिनकी वजह से आपको ये सब मिला है। और 1 सप्ताह के लिए कम से कम ऐसा करो। दिनों में फेरबदल करते रहो, लेकिन 7 तरह के लोगों को आप उनकी तारीफ करो, ईमानदारी से करो, दिल से करो, और ये वास्तव में आपको विनम्र बनाता है। फिर 6ठा, तारीफ करने के बाद लोगों को बताओ कि मुझे आपकी जरूरत है। बहुत से लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है किसी की, असहाय होता है वो, इसलिए उनके पास किसी से मदद मांगने की इच्छा शक्ति नहीं है क्योंकि उनका अहंकार है। अब सिर्फ 4 शब्द बोलो और इस दुख से बाहर निकलो कि मुझे आपकी जरूरत है। किसी और की जरूरत होना एक नॉर्मल बात है। वास्तव में इसके बारे में सोचो, क्या आप इस दुनिया में दूसरों की मदद के बिना कुछ कर सकते हो? ध्यान, हमें अपनी खुशी के लिए दोस्तों, परिवार की जरूरत है, शांति के लिए धर्म की जरूरत है, एक अपना गुजारा चलाने के लिए नौकरी या बिजनेस की जरूरत है, सांस के लिए ऑक्सीजन की। कितनी जरूरी बात है। और जब रिश्तों की बात आती है तो हम दूसरे आदमी को अपनी जरूरत के बारे में साफ साफ नहीं करते हैं।
खासकर लड़ाई या बहस के साथ। वो क्या चीज है जो हमको रोक के रखती है? काफी लोगों के लिए अहंकार से भी ज्यादा प्रभाव है वो डर। आपको लगता है कि कहीं मुझे ऐसा नहीं लगे, आपको डर लगता है कि मैं कहीं इनको ज्यादा जरूरतमंद या बहुत ज्यादा हताश नहीं लगूं, और इसके कारण हम सब कुछ खत्म कर देते हैं। हताशा की खुद की चोट हमारे लिए हमारे सोच को और जटिल बनाती है। लेकिन एक साधारण बात है जो हम सबको करनी है, बस दूसरे आदमी को बताओ कि हमें उनकी कितनी सख्त जरूरत है, और यदि आपके भावनाएं शुद्ध है तो वे आपका सम्मान करेंगे, और इससे दोनों पक्षों के बीच एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगा, बहुत अच्छी समझ पैदा होगी। हम सभी को ये महसूस करने की आवश्यकता होती है कि हम दूसरों के जीवन में कुछ मूल्यवान योगदान दे रहे हैं। कभी भी जिंदगी में कमजोर पड़ जाओ तो इसकी कोई इसमें गलत नहीं है कि आप किसी से मदद मांगो। उसको अपनी मुश्किल बताओ, उसे ये बताना बहुत जरूरी है कि आपको उसकी जरूरत है। जैसे आप किसी को बोलो कि आप जब चाहो ऑफिस को छोड़ सकते हो, हमें आपकी जरूरत नहीं है। उसकी जगह आप बोलो आप बहुत ही मूल्यवान कर्मचारी हो, हमें आपके जैसे ईमानदार एम्प्लॉय की जरूरत है। आप एक बार फिर से डिसीजन लो। इस तरह से हर व्यक्ति को आप ये बताओ कि आपके बिना मुझे मुश्किल होगी, मुझे आपकी जरूरत है। लाओ त्सु ने एक चीज बोली है कि किसी का आपसे गहरा प्यार करना आपको ताकत देता है, जबकि किसी से गहराई से प्यार करना आपको हिम्मत देता है। कोई आपसे गहरा प्यार करता है तो वो आपको ताकत देता है, और जब आप किसी से गहराई से प्यार करोगे वो आपको हिम्मत देता है। कई सारे पुरुष जब अपनी पार्टनर को आई लव यू नहीं बोलते, वो तो जानते हैं मैं उनसे प्यार करता हूँ, ये कह के मुझे साबित थोड़ी करना है। लेकिन ये सिर्फ आई लव यू अपने शादीशुदा रिलेशन में, सब रिश्तों पे। आखिरी बार अपने माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों, दादा दादी कब बोला था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ? ज्यादातर लोग अपने जो क्लोज रिलेशन है इनको गंभीरता से लेते ही नहीं। उनको लगता है ये ऐसे शब्द करने के लिए बहुत टाइम है, और वे अपना कैरियर, पैसा और जिंदगी को बनाने में इतने बिजी होकर भूल जाते हैं कि हकीकत में जिंदगी उनके रिश्तों पर है, उन्हीं रिश्तों पे निर्भर है। और आप सबसे अच्छा तरीका उनको आई लव यू कह के कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, उनके साथ अपनी खुशियां बांटे, खुशियां शेयर करें। आपके सभी कामों के पीछे आपका उद्देश्य पैसा या काम नहीं है, बल्कि आप जिन लोगों से प्यार करते हैं वे हैं। आपकी जिंदगी के अंतिम दिन पर आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास अधिक धन या बिजनेस हो। आपको अफसोस इस बात का होगा कि आपने अपने परिवार या अपने प्रियजनों को प्यार और समय नहीं दिया। और यहाँ प्यार का मतलब खुशी की निरंतर भावना है, जो आप अपने जो लविंग रिलेशन है उनके लिए दिल में रखते हैं। जब आप प्यार का प्रतीक बनते हैं तो आप चाहते हैं उसे आगे बढ़ाने का साथ जुटाना कभी मुश्किल नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। आप हमेशा महसूस करेंगे आप जिंदगी की सभी समस्याओं से ऊपर है। जीवन भर हमने महसूस किया है कि प्यार करने के लिए सास की जरूरत होती है, लेकिन ये सच्चाई बहुत दूर है। प्यार करना ही सास है। आप अगर मुंह से किसी को प्यार का इजहार करते हैं तो वे भी आपको अधिक प्यार का अनुभव कराते हैं। तो याद रखो, जो कुछ भी आप कहोगे वो दोहराया जाएगा। ये अगर आप जादुई शब्द बोलोगे तो दूसरे व्यक्ति के जो पॉजिटिव गुण है उन पे ध्यान केंद्रित होगा। आप उन चीजों से बचना सीखते हैं जो आपको उनके बारे में पसंद नहीं है, और समय के साथ ये आदत बन जाती है।
अपनी माँ को बोलिए, अपने पिताजी को बोलिए, भाई बहन पे बोलिए जो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, जैसे आप उनके हैं। पति पत्नी के रिश्तों में 8वां वर्ड है, आप किसी को बोलो कि भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हेल्प करिए किसी की। आप दृढ़ संकल्प और तत्परता के लिए किसी की मदद के लिए पेश करिए शब्द। किसी की मांगने पर मदद देना जरूरी नहीं, आप पहले भी बोल सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या होते हैं, जब हेल्प के लिए आते हैं तो बोलते हैं अब क्या है, बार बार क्या हो जाता तुम्हारा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसे शब्द आप तभी बोल पाते हो कि किसी ने आपके साथ ऐसे शब्द बोले होंगे और आपने वही सीख लिया और वैसे ही आप दूसरों को जवाब देते हो। अगर जो चीज आपको अच्छी नहीं लगी तो अगर वही जवाब आप किसी को दोगे तो दूसरों से कैसे उम्मीद करोगे कि वो आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, इसके रिजल्ट ये होते हैं, ये आपके पास वापिस आएगा। अगर आपको भी छोटी सी मदद चाहिए, लोग आपकी मदद करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, आप में एक सुरक्षा और स्वतंत्रता का भाव होगा। ये समाज को बहुत अच्छा बनाता है। आप दुनिया में जो अच्छा बदलाव देखना चाहते हो, ये बदलाव आप बने, ये आप क्यों नहीं चाहते हैं? तो आप इसको यूज करके अपनी आत्मा का पोषण करते हो। जो आत्मा खाली है ना, जो अंदर में खालीपन है, उसको भरोगे। अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन और खुशी देते हैं। जीवन में अधिक प्राप्त करने का तरीका है। आज के बाद अब अगर आप किसी को बोलो अब क्या है, उसकी जगह बोलो बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, या मैं इस मुद्दे पे मैं बात नहीं करना चाहता। उसने बोला नहीं, हम बाद में बात करें, मैं आपसे जरूर इस पे बात करूंगा। तो दूसरों की मदद करते हैं, ये आपके और लॉ ऑफ कर्मा, प्रकृति के बीच का लेन देन है। आप जो भी बोएंगे उसका फल आपको मिलेगा। आप मदद करेंगे तो आपको 1000 गुना मदद करेगी। तो आप इस बारे में चिंता मत करो, प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। नवा वर्ड है, आपको क्या लगता है, दूसरों की राय जानना, फीडबैक। जैसे नेता लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो हमेशा ये प्रतिक्रिया लेते हैं कि आलोचना का सामना कैसे करें। वे पूछते रहते हैं आपको क्या लगता है। हमारे काम में सुधार नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है हम फीडबैक नहीं पूछते हैं, और अगर कोई आलोचना करता है तो उसको सही से स्वीकार नहीं करता है। एक सफल रेस्टोरेंट, उसको चलाने के लिए आजकल लोग एक फीडबैक फॉर्म देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि और ज्यादा अपनी बेहतर सर्विस करना चाहता है। और अगर आप फीडबैक नहीं लगता है कि आपको, तो आपको ऐसा लगता है मैं तो जिंदगी में बहुत ही सब कुछ सही कर रहा हूँ, मेरी तो जिंदगी बहुत सही रास्ते पे बस, तो ये आप सच्चाई से दूर होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी दूसरों से उनकी राय पूछते हैं तो आप तुरंत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये डिसीजन नहीं होगा कि इसको, आलोचना को क्रिएटिव रूप में कैसे लिया जाए। कुछ तरीके हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप उत्तर दो, प्रत्युत्तर दो, प्रतिक्रिया नहीं दो, समय लो। जब आपकी आलोचना होना तो ये याद रखो कि आपके लिए जरूरी क्या है। पूरी बात सुनो। जब भी कोई अपनी राय साझा करता बीच में मत बोलो, उन्हें पूरा करने दो। धैर्य रखो, ये आपकी भलाई के लिए। आभारी रहो। अच्छा बुरा या गंदा, कम से कम आप तो जानते हैं कि आपको काम और अधिक अधिक मेहनत करने की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा सभ्य होने की वजह से स्पष्ट और ईमानदार होने में असमर्थ है तो उससे अधिक स्पष्टता से बोलो कि आपने उस हिस्से के बारे में क्या सोचा। क्या मैंने बहुत ज्यादा कहा? क्या मेरा दृष्टिकोण विषय से बाहर था? क्या मेरे शब्दों का चुनाव गलत था? पूछो उससे। जब लोग खुद फीडबैक नहीं देते तो आप बातचीत ऐसे करो कि मुझे पता था ये काम मेरा सबसे अच्छा काम नहीं था, शायद मेरी ये ठीक से मैंने प्रदर्शन नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या फीडबैक मिलता है। आप गुस्सा करने की बजाय जिज्ञासु हो जाओ।
पूरे के पूरे फीडबैक सिस्टम को एक अभ्यास के रूप में देखो, बोझ के रूप में नहीं। अगर आप इस फीडबैक को लेना शुरू करेंगे तो आपके कैरियर के अलावा आपके लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, माँ बाप, भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है। शुरुआत करने के लिए सरल सरल अवसरों पर, जैसे आप कपड़े पहनो तो पूछो कैसे आए, कैसा लग रहा है। तो जो रिसेंट कोई भी मुद्दा चल रहा है उस पर आप बात करो कि कौन जीतेगा इस बार इलेक्शन। इस तरह छोटी छोटी बातों से शुरू करो, फिर बड़ी बातों पर करो। ये न केवल आपकी मदद करेगा बल्कि दूसरे व्यक्ति को महत्व और एक दूसरे पर आश्रित होने का एहसास कराएगा। इससे आपके संबंध अच्छे होंगे। कोई आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहिए तो उसे पूछो, बताओ क्या हो। बात करने से रोको मत। हमारे रिश्ते उतने संतोषजनक नहीं होते हैं जितना हम चाहते हैं, क्योंकि हम सुनते ही नहीं है। ध्यान रहे, सुनने और ध्यान देकर सुनने में बहुत अंतर होता है। सिर्फ सुनना तब होता है जब आपके उस शब्दों पर ध्यान देते हैं, भावनाओं को। सुनना दिमाग से होता है, ध्यान से सुनना हृदय के माध्यम से होता है। और संसार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। स्टीवन आर कोवे ने ये बात बोली। तो अपने दिल को बड़ा करो, साहसी लोगों को ये बताना कि आप उनकी परवाह करते हैं, उनको पसंद करते हैं, या आपको लगता है कि वो बहुत ही जरूरी है आपकी जिंदगी में। तो ये आपको एक बहुत अच्छा, बड़ा, दयालु, नरम, प्यार करने वाला व्यक्ति बनाता है और आप जिंदगी में और ज्यादा प्यार प्राप्त करते हैं। तो जो 10 आप लिखिए, 10 वर्ड है जो आपको जिंदगी में यूज करते हैं। प्लीज, थैंक्स, आई एम सॉरी, मुझे तुम पे भरोसा है, प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, मुझे आपकी जरूरत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं, आपको क्या लगता है और बताओ क्या। इन शब्दों को आप यूज करिए। ये असाधारण व्यक्ति यूज करता है। आप देखेंगे जब भी आप इन शब्दों का यूज करेंगे, आप अपने बारे में और दूसरे आपके बारे में अपनी धारणाएं बदलना शुरू कर देंगे। आपका सभी जगह स्वागत होगा, सम्मान होगा। और दिल से और ईमानदारी के साथ किसी का भी यूज करें। आप प्रत्येक इनको लिख के पोस्टर बना सकते हैं अपने बेडरूम, ऑफिस, बाथरूम में। इससे आपको क्या होगा, वो याद दिलाएगा, आपका दिमाग में रहेगा। और जब तक की आदत नहीं बन जाएगी, आप इसको यूज करते रहेंगे। और इससे आप दूसरों को अच्छा महसूस कराएंगे तो आपको खुद को भी बहुत अच्छा महसूस होगा। कभी कभी ये विपरीत हो सकता है, जब आप अपने और अपने जीवन के बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं तो आपको उनका यूज ही नहीं करना पड़ेगा। तो आप कुछ अफर्मेशन कर सकते हैं जिनको आप हर सुबह डेली कर सकते हैं। मेरा बैंक बैलेंस हमेशा अच्छा रहता है, मैं जो भी करता हूँ उसमें समृद्ध हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैसे को आकर्षित करने वाला चुंबक हूँ, पैसा मेरे पास सहजता और बिना ज्यादा प्रयास किए आता है, मेरा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, समृद्धि मुझे घेरती है, मेरे पास पैसा दिन में भी आता है, रात में भी आता है, मैं टाइम पे अपने बिलों को पे करता हूँ, मैं जो कुछ भी छूता हूँ वो सोने में बदल जाता है, मेरे काम को हमेशा पॉजिटिव काम की तरफ, मैं हमेशा समझदारी से पैसे खर्च करता हूँ। और अगर आप एक्सरसाइज में आलस करते हैं तो ये बोलो, मुझे रोज अधिक व्यायाम करने में आनंद मिलता है, मैं हेल्दी खाना खाता हूँ, मेरा वजन दिन ब दिन कम हो रहा है, मेरा आदर्श वजन है, मैं कम खा रहा हूँ, मेरे को फिट रखना और वजन कम रखना मेरे लिए बहुत इजी है, मैं शरीर से प्यार करता हूँ, मैं हर दिन सुंदर हो रहा हूँ, मेरा वजन मेरे लिए एकदम सही है, मैं रोज स्वस्थ हूँ, मेरा स्वास्थ्य लोगों के लिए एक आइडियल बनता जा रहा है, मैं फिट हूँ, मेरे पास प्रचुर ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा और जीवन शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मैं जो कुछ करता हूँ उसमें स्वास्थ्य की शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ, मुझे अपनी देखभाल करना पसंद है, मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। इसी तरह ये अफर्मेशन आप
चाहे तो कहीं से डाउनलोड कर ले, नहीं तो आप अपने शब्दों में इनको बोल के रोज सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद जब भी खाली समय आप इनका प्रयोग करें। यह आपके अचेतन मन को गाइड करेगा, ट्रेन करेगा और असाधारण जीवन जीने की श्रेणी में आप एक कदम आगे बढ़ाए और आपकी उस जिंदगी को फुलफिल करेगा। तो आज का आपके लिए होमवर्क है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जो आपको उसके साथ कोई भी गलतफहमी दूर करनी है। तो ये गलतफहमी छोटे या बहुत टाइम पहले की हो सकती है। उसके बारे की सभी अच्छी बातें, सारे यादगार पल लिखो। अब अपने आप को एक बहुत अच्छी मेंटल स्टेट में रखो और जब आप तैयार हो तो अपना मोबाइल फोन लो और उससे बात करके ये मैजिकल वर्ड सॉरी बोलो। आप एक पल भी मत सोचो, वेट मत करो, एकदम सही समय, वास्तव में वो आपकी गलती नहीं थी, सॉरी कहे और अपने ईगो को मेल्ट होता हुआ देखिए। और ये जो 10 मैंने जादुई आपको अभिव्यक्तियां बताई है, इनका एक प्रिंट आउट ले लो और पॉजिटिव अफर्मेशन का ऑडियो कहीं से देखो और रोज इनका उपयोग करो, डेली। आप जहां भी जाओ अपने साथ एक छोटी सी नोटबुक ले जाओ, जब भी आपका मन करे अपने इमोशन को लिखो और जल्दी आप देखोगे कि कोई भी नेगेटिव शब्द का उपयोग करने की जरूरत ही नहीं होती। और हमेशा ये देखो आप नोटबुक में लिखो, न कि फोन पर, क्योंकि जब कलम और कागज से जब आप देखते हुए, आंखों से देखते हुए लिखते हैं तो ये आपके मस्तिष्क में बैठती जाती है बात। और एक तारीफ करने वाला गेम खेले फैमिली में, पूरा परिवार एक साथ बैठे, परिवार के एक सदस्य को चुने और बाकी सब के सब उसके गुण के बारे में बोले। और ये हर व्यक्ति को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना। यही बात परिवार के अन्य सभी सदस्यों के लिए करनी है। इस खेल के अंत में आप एक दूसरे के लिए असीम प्यार, संतुष्टि और स्नेह महसूस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अफर्मेशन, सकारात्मक शब्द, ये आज के मेन हमारे शो का पॉइंट थे, आज के इस कड़ी का। इन्हें याद रखें। ईश्वर आपके जीवन को बहुत ही सुंदर और बहुत ही समृद्धिशाली बनाए। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, शेयर करिए, ताकि अगर आपको अच्छा लगा है तो आप भी एक लॉ ऑफ कर्मा का बीज बोइए और को भी अच्छा लगाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।